जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, लूसेंट को हम टारगेट किए हुए थे और उसमें हम संविधान पढ़ रहे थे, जिसमें 2 टॉपिक हमने कर लिए 2 लेक्चर में, और ये तीसरा लेक्चर है, गलती से यहाँ पर एक लिखा गया है। आज के लेक्चर में हम संघीय कार्यपालिका के बारे में देखेंगे और इसमें हम जानेंगे राष्ट्रपति साहब के बारे में, उनके पद के बारे में, उपराष्ट्रपति, उनके पद की गरिमा, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और थोड़ा बहुत मंत्रिपरिषद वगैरह के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि सर आज आपका बोर्ड किधर गया। तो चूँकि जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा था अभी आप हल्ला वगैरह भी सुन रहे होंगे, तो जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ। तो उसके सामने में एक बंदा शायद पता नहीं 2 दिन से वॉच कर रहा था, जब मैं खिड़की खोल के बना रहा था वीडियो प्रत्येक दिन। तो आज वो जैसे मैंने माइक उक लेके सब तैयार हो गया, तो फिर वो मेरे सामने में आके जो है आ गए, ठीक है। और फिर खड़े हैं। बार बार डिस्टरबेंस के कारण जो है हम फिर से बोर्ड पे नहीं आ पाए, लेकिन क्लास को भी तो बंद नहीं रख सकते थे, क्योंकि आज के बाद शायद लगता है कि 1-2 दिन के लिए गैप लूँ छठ तक, फिर से रेगुलर करूँ। तो इसीलिए आज मैं आपको जो है बोर्ड पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आज डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए साथियों देखिए, सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं संघीय कार्यपालिका होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि देखिए सबसे पहले ये जो संघीय कार्यपालिका है, कार्यपालिका हमारे भारत में 2 तरह से काम करते हैं। एक तो संघ में अर्थात केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का कार्यपालिका। उससे भी पहले मैं और आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कार्यपालिका शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो कार्यपालिका शब्द यहाँ पर लिखा हुआ इसका मतलब, और यहाँ ठीक इसके नीचे में एक विधायिका, इसका मतलब। तो देखिए हमारे आपका परिवार में शासन चलाने के लिए एक परिवार का जिस तरह से मुखिया होता है, ठीक हमारा परिवार तो छोटा होता है, ठीक उसी तरह हमारे देश में देश बहुत बड़ा है। 32,84,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में हमारा देश बसा हुआ है। तो ऐसे में उनकी शासन प्रशासन के लिए भारत के संविधान में अलग अलग पदों की व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरीक़ों से कानून बनाया जाता है। कोई बॉडी कानून बनाती है, कोई बॉडी कानून को लागू करती है। ठीक उसी तरह से अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो आज मैं पर्सनली यहाँ पर जो देखने वाले हैं कि कार्यपालिका और विधायिका, ये जो विधायिका शब्द है, विधायिका शब्द जो है आपके लिए कानून बनाती है। आपके लिए कानून बनाती है कि आप ये कर सकते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। ये कौन किसका काम है? विधायिका काम क्या, विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, ठीक है। और ये विधायिका का मतलब क्या हो गया? ये जो आपका संसद है, संसद क्या करती है? विभिन्न प्रकार के कानून वगैरह बनाती रहती है, तो हो गया विधायिका, ठीक है। तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। अब जो ठीक आपके बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यपालिका, यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है कार्यपालिका। अब इस कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? ये जो विधायिका है, जो भी कानून बनाती है, जैसे कि भारत में एक कानून ला दे विधायिका कि प्रत्येक आदमी को केवल 2 ही रोटी खाना चाहिए, 2 ही रोटी सबको खाना है, ठीक है। तो इस 2 ही रोटी वाले कानून को कौन लागू करेगा? ये कार्यपालिका लागू करेगा। तो विधायिका के द्वारा जो कानून बनता है, विधायिका या संसद के द्वारा जो कानून बनता है, उस कानून को लागू कौन करता है? चूँकि वैसे लोग लागू होगा नहीं, बोल देगा, अनाउंस कर देगा पेपर वगैरह में, उससे होगा नहीं, उसको लागू करवाना पड़ेगा। तो लागू करवाने का काम किसका है? ये जो कार्यपालिका नाम का शक्ति देख रहे हैं, तो इस कार्यपालिका का काम क्या है कि आप जो कानून बनाए हैं विधायिका के द्वारा, उसका लागू कराना। चलिए हम बढ़ते हैं अब इससे आगे। अब नेक्स्ट जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आज मैं पर्सनली एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका पूरा और पूरा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। विधायिका यदि किसी भी तरह का कोई काम बोला जाता है तो कार्यपालिका का करना निश्चित ही उसका मतलब कि बाध्यता हो जाता है, उनको करना ही है, ठीक है। जो भी कानून वगैरह बनाना है तो मतलब कि कार्यपालिका करती है। जैसे कि आप एग्जामिनेशन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोलता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका या कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 कथन वाले पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये जो कार्यपालिका है पूरा और पूरा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। समझ गए कि नहीं बात को? ये आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं ये जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका में क्या सब है? विधायिका में तो समझ गए कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा 2 अलग अलग चीज़ होती है। इस कार्यपालिका में कौन सा होता है? तो कार्यपालिका में देखिए क्या कौन कौन से पद होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति साहब होते हैं, उपराष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक है। ये 5 लोग को मिलाकर कार्यपालिका नाम के एक शब्द की संरचना होती है। उसके पद की व्याख्या की जा सकती है इन 5 पदों के आधार पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आती है
कार्यपालिका का जो शक्ति का प्रधान होते हैं, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, कार्यपालिका का जो अभिन्न अंग होता है, या कार्यपालिका का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पद होता है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो है शक्ति का प्रधान या कार्यपालिका का अभिन्न अंग कौन है? तो राष्ट्रपति साहब। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति का जो शक्ति है केवल नाम मात्र का ही शक्ति है, ठीक है, नाम मात्र का ही शक्ति है। नाम मात्र का मतलब बहुत ही कम शक्ति है। ओरिजिनल शक्ति या वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में संलिप्त है, ठीक है। कार्यपालिका की जो ओरिजिनल शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में संलिप्त है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के अनुसार ही राष्ट्रपति साहब चलते हैं। आज उन्हीं का सारा खेल हम देखने वाले हैं कि किस तरह से शासन चलते, क्योंकि राष्ट्रपति भवन अलग है, लोकसभा अलग है, प्रधानमंत्री ऑफिस अलग है और राज्यसभा अलग जगह पर है। तो क्या प्रधानमंत्री साहब को काम होगा तो तुरंत कहाँ जाते होंगे? राष्ट्रपति साहब को काम होता होगा तो क्या वो लोकसभा में आके बैठ के अपना बात बोलते होंगे? किस तरह से काम होता है और कौन उसके बीच में काम करवाते हैं, उनके वार्तालापों को कौन आवागमन करवाते हैं, सारा का सारा चीज़ आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर जो हमको 5 पद, अब इस सारे 5 पदों के बारे में हमको बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पद राष्ट्रपति, और आपके एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रपति का पद है, इस राष्ट्रपति के पद के बारे में सबसे पहले आप लोग समझिए। ये जो राष्ट्रपति का पद है, सबसे पहले ये पद को देखिए। ये जो पद लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से ये पद लिया है। राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति के पद के बारे में भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है चर्चा की, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 के बीच तक जो है टोटल राष्ट्रपति के ही गुण की व्याख्या की गई है, राष्ट्रपति के ही शक्ति, निर्वाचक वगैरह सारे चीज़ की व्याख्या की गई, ठीक है। तो उसी तरह अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? आपके ये डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 बोलता है कि राष्ट्रपति का पद की व्याख्या अनुच्छेद 52 में। और ये 53 जो बोलता है, ये 53 क्या बोलता है सबसे पहले समझिए। अनुच्छेद 53 जो है, आपसे क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए परीक्षा में, 53 पूछ दिया जाए कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होता है, ठीक है। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, कार्यपालिका का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, वो किस अनुच्छेद में ये बात कहा गया है? तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का जो है प्रधान होता है, ठीक है। प्रधान होता है या मुख्य होता है या जो भी बोलिए आप, अभिन्न अंग होता है, ठीक है। प्रधान होता है किसका? कार्यपालिका का। ये बात अनुच्छेद जो है 53 में कही गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन के बारे में बात की गई है। और एक चीज़ आपको यहाँ से थोड़ा सा और याद दिला दूँ मैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी बात है, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 14 ये बोलता है कि इनका जो निर्वाचन होता है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। और अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, उन चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। आपको बता दें एक चीज़, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, लेकिन एग्जाम में प्रायः पूछ दिए जाते हैं और लड़के गलती भी करते हैं। आप मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति जैसे कि आपके गांव में चाहे लोकसभा का चुनाव होता है या चाहे मुखिया का चुनाव होता है, तो आप यदि 18 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो आप जाके क्या करते हैं? वोट गिरा देते हैं, अपना मतदान कर देते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है तो इसमें कौन सा भाग लेते हैं? जनता क्यों नहीं भाग लेते हैं? आपका चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि से, इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति साहब सबका तो अप्रत्यक्ष विधि से ही होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली ही होता है सबका, प्रत्यक्ष की नहीं का नहीं होता है। तो राष्ट्रपति साहब का जो है चुनाव निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में, इनमें सबसे पहले समझिए कौन सा होता है। लोकसभा जो है इनका सारे के सारे मेंबर भाग लेते हैं, लोकसभा के सारे मेंबर भाग लेते हैं। उसके बाद राज्यसभा के सारे मेंबर भाग लेते हैं। उसके बाद आप आ जाइए विधानसभा के जो जितने भी विधान परिषद नहीं, विधानसभा के सारे जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं अपने भारत में अभी वर्तमान में, सारे के सारे विधानसभा के जो है, विधान परिषद का नहीं, विधानसभा का जो है सदस्य भाग लेते हैं। उसके साथ साथ जो दो जो है केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो है दिल्ली, ठीक है, और दूसरा है पुदुचेरी। इसके विधानसभा का टोटल 5 हो गए, 5 बॉडी, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, एक विधानसभा, और दिल्ली पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका विधानसभा भी क्या लेते हैं? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो उसमें भाग लेते हैं। कुल 5 जगह से लोग आके जो है इसका मतदान करते हैं, ठीक है।
जो लोग जीतते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, केवल वही भाग लेते हैं। अब देखिए, आपको पता है ना कि 2 ठो तो राज्यपाल वगैरह भी जो है एक को अपना मनोनीत करता है, और 14 को कौन करते हैं, पहले तो 14 को करते थे, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति साहब भी करते हैं 12 को। तो इस प्रकार से देखिए 14 जितने भी लोग मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते, निर्वाचन में भाग नहीं लेते, चाहे वो विधानसभा को हो या चाहे लोकसभा को हो या चाहे राज्यसभा को हो। जो भी लोग आपने वोट दिया है तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा तो उसमें जो लोग निर्वाचित है वही जाके वोट देंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति साहब को हटाना होगा, उस पर जब महाभियोग लगाना होगा तो विधानसभा का कोई भी परिषद नहीं जाएगा, चाहे वो दिल्ली विधानसभा हो या चाहे पुदुचेरी हो या 28 राज्य हो, कोई नहीं जाता है। लेकिन ये जो मनोनीत सदस्य था, जिसको राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनयन कहता अपने मन से, ठीक है, 14 लोग को, वो लोग क्या करते हैं, उनके महाभियोग में भाग लेते हैं, हटाने में उनके भाग लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हटाने की बात, महाभियोग की बात जो है यहाँ पर अनुच्छेद 61 में किया गया है। इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 52 देख लिए थे, 53 देख लिए थे, 54 देख लिए, 55 में देखिए, ठीक है, इनका चुनाव का पद्धति क्या है। तो इनके चुनाव का पद्धति किस तरह से किया जाता है, तो एकल, ठीक है, एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा जो है इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 56 में बोला गया है कि इनका अवधि जो है, जिस दिन से यह पद पर जाएंगे उस दिन से 5 साल तक अवधि होगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं आते हैं तो तब तक जो है अपने पद पर राष्ट्रपति साहब विराजमान होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 57 बोलते हैं कि राष्ट्रपति को दोबारा फिर से जो है चुना जा सकता है। भारत में एक ही आदमी जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा अमेरिका जैसे देशों में नहीं है। अनुच्छेद 60 में क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके समक्ष में या उसके द्वारा बताए गए आदमी के समक्ष में जो है गोपनीयता का जो है शपथ लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 61 में उनको हटाने की बात कही गई है, ठीक है। आप समझ सकते हैं बातों को। तो राष्ट्रपति साहब के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ थी, हम इन चीज़ों को समझे हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये जो राष्ट्रपति साहब के कुछ अधिकार भी हैं, जो कि आपने किताब पढ़ा होगा लुसेंट, तो उसमें समझ गए होंगे। राष्ट्रपति साहब जो लोकसभा होते हैं, ये जो संसद का जो निचली सदन लोकसभा है, उसको आहूत कर सकते हैं, ठीक है, आहूत कर सकते हैं। आहूत का मतलब क्या होता है कि अभी सदन में बैठक स्टार्ट हुआ है तो उसको स्टार्ट करना, ठीक है, चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाने के लिए आहूत कर सकते हैं। सत्रावसान का मतलब होता है कोई सत्र चल रहा है तो उसको जो है ख़त्म करना। सत्रावसान का मतलब ख़त्म कर देना, या चाहे लोकसभा को जो भंग करना रहता है तो भी ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यदि किसी भी विधेयक पर, विधेयक क्या होता है, विधेयक जैसे कि आप कोई बिल समझिए, जैसे कोई भी बिल जाती है, कोई भी बिल हो, जैसे कि कोई बिल लोकसभा में पहले जाती है, फिर उसके बाद राज्यसभा में, और सबसे अंतिम में राष्ट्रपति साहब के पास आते हैं। तो 3 जगह से किसी भी बिल को गुजरना पड़ता है। भारत में कोई भी बिल हो, कितना भी खराब बिल हो, तो ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा ही निकाल देगा, उसको 3 अलग अलग जगहों से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो नियम बनते हैं, ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में 137वां संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्यों में या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया कि 27% ओबीसी को बात किया गया है। तो ये जो विधेयक है पहले लोकसभा में पास हुआ होगा, फिर राज्यसभा में, यदि लोकसभा पास कर दिया होगा, राज्यसभा में बोला कि नहीं हम पास नहीं करेंगे, तब अनुच्छेद 108 के तहत क्या होगा कि संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। और भारत में आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है, लेकिन संयुक्त बैठक का मतलब होता है केवल और केवल लोकसभा की जीत, ठीक है। ये अनुच्छेद 108 लोकसभा की जीत इसलिए होता है क्योंकि संयुक्त बैठक में मतदान जो है बहुमत के द्वारा किया जाता है, जिसका बहुमत ज़्यादा होगा वो जीतेंगे। और ऐसे में लोकसभा में से तो पास हो गया है, तभी यहाँ पर गया होगा। लोकसभा में 500 सीट है, इसमें कितना है, और 250 सीट है, तो इससे दुगुना सीट इसमें है। इसीलिए हमेशा जीत किसकी होती है, संयुक्त बैठक में तो लोकसभा की होती है, ठीक है। और सबसे अंतिम में राष्ट्रपति साहब के पास जब जाते हैं तो राष्ट्रपति साहब 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। वो और राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, अपने बिल को रोक भी सकते हैं या आगे बढ़ने भी दे सकते हैं, उसकी चर्चा मैं अभी आगे में करने वाला हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए, हाँ, आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, संयुक्त बैठक कर सकते हैं, ठीक है। और ये अभिभाषण होता है, देखिए जैसे कि अभी 17वीं लोकसभा जो समाप्त हुई थी, उसका जो प्रथम बैठक होता है, प्रथम बैठक अभिभाषण कौन करता है, ठीक है, पहला वक्तव्य कौन निकालते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति साहब का और काम क्या है, अनुच्छेद 331A में ये व्यवस्था की गई थी, अभी वर्तमान में नहीं, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। व्यवस्था ये की गई थी कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन क्या होता है, इन चीज़ को समझिए। एंग्लो इंडियन जैसे कि कोई आदमी इंडोनेशिया से, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह से यहाँ पे आके रह रहा है, जो कि किसी बाहरी देश का है,
तो भारत में ऐसा व्यवस्था किया गया था कि वो लोग का भी जो है 2 सीट पे चुनाव लड़ने का लोकसभा में, तो एंग्लो इंडियन को जो है 2 आदमी को जो है राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते थे, अनुच्छेद 371 के तहत, जिसको कि ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 आदमियों को जो है, कला प्रेमियों को जो है अभी भी जो है राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं अपने मन से। ठीक है, ये सारी बातें थे राष्ट्रपति साहब के बारे में। थोड़ी बात और है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उपराष्ट्रपति साहब के बारे में। देखिए, आपने कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे या सेट में देखे होंगे कि निम्नलिखित में से किसकी राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बिना ही जो है संभव है। तो ऐसा इसीलिए बोला जाता है। तो अभी हमने बताया था कि आपको कोई भी काम यदि करना है तो उनको 3 विधि से, पहले लोकसभा, राज्यसभा और अंतिम में जो है राष्ट्रपति की चाहिए ज़रूरत। तो राष्ट्रपति की ज़रूरत जिसमें नहीं पड़ती है उसी को हम जो है पूर्व सहमति बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग शब्दों को देखते नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, हालांकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन तो सही होते हैं, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो उनको परेशानी होता है। जब कभी भी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों की स्थापना करनी होती है तब जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत नहीं होती है। लोकसभा में जब कभी भी धन विधेयक, ठीक है, अनुच्छेद 110 और 109 को लागू करना था, उस समय पर जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जो है ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सहमति के बिना ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बात आता है, हाँ एक चीज़ और, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। मान के चलिए कि अभी आपको पता है ना कि साल में 2 बार जो सत्र बैठता है, कम से कम 3 बार सत्र बैठता है। तो सत्र जब नहीं चल रहा है तो उस बीच में यदि किसी कानून की ज़रूरत पड़ गया तो उस बीच में क्या करते हैं, अनुच्छेद 123 का उपयोग करके जो है राष्ट्रपति साहब जो है अध्यादेश जारी करते हैं। ये अध्यादेश ठीक कोई किसी न किसी विधेयक, जो विधेयक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के तहत गुजरने के बाद जितना पावर के साथ बनता है वो उतना पावर एक अध्यादेश में भी होता है, जो कि अनुच्छेद 123 के तहत। जब ये अध्यादेश जो कि उस समय पे जारी किया जाता है जिस समय पे सत्र नहीं चल रहा होता है, और ये इस अध्यादेश का पावर कब खत्म होता है पता है आपको? इनका पावर तब खत्म होता है जब सत्र चालू हो जाता है। चालू होने के 6 महीना के बाद जो है इनको अनुमोदन लगा के इनको जो है इस अध्यादेश को निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत कुछ मामला में जो है क्षमादान करते हैं, जो कि अलग अलग शब्दों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि प्रविलंबन हो गया, परिहार हो गया, लघुकरण हो गया और क्षमा हो गया। ठीक है, इन 4 शब्दों को याद रखिएगा। इन 4 शब्दों में पूरा का पूरा नया शब्द है और आप याद रखिएगा, नहीं तो यहाँ से आपको दिक्कत हो जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्षमादान से शुरू करते हैं। क्षमादान क्या होता है? मान के चलिए आपने एक आदमी की एक टोपी चोरी की, ठीक है, और राष्ट्रपति साहब को पता चल कि इन्होंने एक 70 रुपया की टोपी चोरी कर ली और राष्ट्रपति साहब आपके अपने आदमी हैं, तो आप पे किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। राष्ट्रपति आप पर से जितना भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं सारे के सारे से आप पर से हटा लिए जाएंगे और आपको मुक्त कर दिया जाएगा। आप पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं क्षमादान या क्षमा। उसके बाद आता है लघुकरण। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा? लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि मान के चलिए किसी आदमी को जो है मृत्यु दंड की सज़ा दे दी गई है, फांसी की सज़ा दे दी गई है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि मृत्यु दंड में स्वरूप को बदल देता है। याद रखिएगा, जो चीज़ लिखा हुआ उसको निश्चित रूप से जैसे लिखा है वैसे हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट बना लीजिए, नहीं तो आप याद रखिए। उसका स्वरूप क्या होता है? बदल कर जो है हल्का स्वरूप में कर दिया जाता है। जैसे कि किन्हीं को फांसी की सज़ा या मृत्यु दंड का सज़ा सुनाया गया है तो उनको जो है पूरा कठोर कारावास का जो है सज़ा दे सकता है, वैसे स्थिति में वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें स्वरूप बदल जाता है उसको बोलते हैं हम लघुकरण। और जिसमें स्वरूप न बदलकर केवल और केवल अवधि कम कर दिया जाता है। जैसे किसी को 5 साल का सज़ा है, 5 साल के बदला 1 साल ही रखे, अब लेकिन उसको मान के चलिए कांटों पर चलने वाला जो है काम दे दिया जाए, या काम वैसा आपको समझिए कि उसको दंड दे दिया जाए, तो कांट पर उनको चलना ही होगा। लेकिन यदि 5 साल चलने का टाइम है तो उनको अब 1 साल ही चलना पड़ेगा, मतलब अवधि कम हो जाएगा, उनका स्वरूप नहीं बदलेगा। ठीक उसी तरह प्रविलंबन जो है, प्रविलंबन का मतलब होता है कि देरी करना। मान के चलिए किसी आदमी को फांसी की सज़ा है और फांसी की सज़ा है तो उस बीच में वो यदि दया याचना करना चाहते हैं या चाहे किसी अन्य कारण से भी, तो उसको परिविलंबन जो है, परिविलंबन के तहत जो है राष्ट्रपति साहब उनको जो है कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, देर कर सकते हैं और याचना को जो है मंजूर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी लेडीज़ को
फांसी की सज़ा दी गई है, ठीक है। और उनको जो है लघुकरण के तहत नहीं किया गया, तो प्रविलंबन के तहत गर्भवती लेडीज है, चूँकि उनके पेट में भी एक बच्चा है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, प्रविलंबन के तहत उनको देरी कर दिया जाएगा, और उस बीच में यदि याचना वगैरह लगा के काम चलाएंगे तो वो छूट भी सकते हैं। तो साथियों अभी मूड नहीं बन रहा है, इसीलिए जो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम करेंगे सारा का सारा। देख रहे हैं अभी कितना बच रहा है, सारा का सारा चीज़ बच ही रहा है। और मैं अब वीडियो आप लोग को थोड़ा सा लेट में दूंगा, छठ के बाद में दूंगा, तब तक आप लोग जो है वेट कर सकते हैं। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आखिर बनता भी है या वैसे टाइम पास होता है। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।